बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली जो ईरान में सूरत हाल है उस हवाले से मैं आज सवाल करूँगा अपने गेस्ट से, और उनसे जानना चाहूँगा कि वो कैसे देखते हैं इन सारे इस सिनेरियो को, क्योंकि जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी अरसे पहले भी जंगें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, अनरेस्ट भी हमें देखने को मिला। लेकिन अभी ईरान में जो ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ आई है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी जान जान से गए हैं, उस हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उस हवाले से मैं ज़रूर सवाल करूँगा जो अमेरिका यूएस है उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है ईरान में, और दीगर जो एनालिस्ट हैं वो व्यूज़ रखते हैं कि भाई शायद रिजीम चेंज हो जाए। तो खुदा ना खास्ता हाइपोथेटिकली सेइंग अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके रिperकशंस क्या पड़ सकते हैं पाकिस्तान पर, इस हवाले से मैं बात करूँगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सरहद मिलती है ईरान के साथ वो बलूचिस्तान से ही मिलती है, तो उसके बलूचिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे, इस हवाले से भी मैं सवाल करूँगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशिर अजीम साहब, आए उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं जो ईरान में ये सूरत हाल पैदा हुआ है, वहाँ पर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, और स्पेशली आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या हो सकती हैं इस चीज़ की? बहुत अरसे से ईरान में इश्यूज, एक ऑपोजिशन तो है। ठीक है हुँ, जी, हर जगह ऑपोजिशन होती है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। ईरान में जब शाह को लाया गया था, अमेरिका लेके आया था, तो शाह कुछ अरसे चलता रहा। शाह शाह के ज़माने में भी बहुत ऑपोजिशन थी, और आपको पता है कि जी एक उसकी बड़ी नोटोरियस किस्म की इंटेलिजेंस सर्विस हुआ करती थी, सैबैक, जो बड़ी मुश्किल से उसने भी एक ज़बरदस्ती कंट्रोल रखा। बिल्कुल। फिर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गई, विच वाज रिजल्ट टू जो जो शाह की हरकतें थी वहां पे। और वो भी एक जबरदस्ती की हुकूमत बनी हुई थी। और फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन जो थी उसकी अमेरिका से और इसराइल से नहीं बनती थी। शाह, आपको पता होगा कि जी अमेरिका का बहुत बड़ा हामी था, अमेरिका ही लेके आया हुआ था। बिल्कुल। और अब शाह का भाई जो है वो यही चाह रहा है। ठीक है। हुँ, बट एक्चुअली इशू बड़ा है। अभी आपको जरा इस अगर नक्शा सामने हो तो आप उसे देखें तो फिर आपको बात समझ में आती है। हुँ, हुँ। देखिए, हो ये रहा है कि हर जगह एक फ्रिक्शन होती है। अब अगर आप नक्शा देखते हैं तो जब आप बहुत सी चीजें इकट्ठी हो रही हैं ना। एक सोमाली लैंड है जिसको इसराइल ने एक्सेप्ट कर रहा है। उसमें पहले सोमालिया में जंग शुरू थी, जिसमें लोग कह रहे थे कि जी इसमें यूएई वाले भी शामिल हैं और इसमें फलाने। अब यूएई को क्या जरूरत है सोमालिया लैंड में घुसने की? तो सोमालिया के टुकड़े हुए और एक सोमाली लैंड बन गया और एक सोमालिया बन गया। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि सोमालिया में भी इसी तरह लोगों में डिफरेंसेस तो होते हैं। ओके, बिल्कुल। जो कि पहले वो एक आधा पार्ट ब्रिटिश सोमालीलैंड हुआ करता था, फिर इटाली और एक इटालियन सोमालीलैंड था। मतलब सोमालिया पे दो आलमी ताकतों का कब्जा था। हुँ, जब सोमालिया आजाद हुआ तो वो एक सोमालीलैंड जो ब्रिटिश वाला था वो 20 दिन के लिए अलग था, फिर वो मर्ज हो गया। सही। अब होता यह है कि ऐसी लाइंस को ढूंढना, क्रैक्स को ढूंढना, और उसमें जबरदस्ती जाके अपने एजेंट डालना और बेवकूफ लोगों को पैसा देना, तो आप उसमें डिवीजन को बढ़ाते बढ़ाते इंक्रीज करते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने वही किया। इसमें यूएई भी खेल रहा था, इसराइल भी खेल रहा था। आपने सोमालिया के दो टुकड़े किए, एक सोमाली लैंड बना लिया। और इसराइल ने सबसे पहले वो सोमाली लैंड को कबूल कर लिया कि हाँ जी, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एक अलग सही, मुल्क है। ठीक होगी बात। सही। अब उसकी आप लोकेशन देखें, वो कहाँ है? वो यमन के बिल्कुल राइट अक्रॉस है। ठीक हुँ, है जी। बिल्कुल। इसी दौरान यमन में जंग शुरू हो गई, और यमन के दो हिस्से किए जा रहे थे। सही, ठीक है जी। सही। ताकि वो जो पूरा रास्ता है तेल का और जहाज जहां से गुजरते हैं, उस सब को कंट्रोल किया जाए, और बेसिकली पीछे इसराइल कंट्रोल करे। अच्छा, हुँ, अब उससे क्या फायदा होता है? अब जब आप दूसरी तरफ आप आ जाएं, सीरिया में क्या हो रहा है? हुँ, आपने सीरिया को तोड़ा। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। और सीरिया में आपने ये किया
कि जो लेबनान के से और के द्रूज की जिनकी नहीं बनती उनको आप वहां पे क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के, हम्म। और जिन जिन कुर्दों की तुर्की से नहीं बनती उनको तुर्की के बॉर्डर के पास अब आप क्रिएट कर रहे हैं। तो सही। इजिप्ट तो पहले से खत्म कर दिया गया है, जॉर्डन खत्म है, हम्म। सीरिया खत्म हो गया, इराक जो पावर थी वो खत्म हो गई, ठीक है जी, हम्म। लिबिया था खत्म हो गया। अब अब पीछे कौन बचे हुए हैं? पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है, ठीक है जी। अब इससे क्या हो रहा था, सऊदी अरब भी सराउंड होता जा रहा सही। है। सही। तरफ यमन पे इसराइल की अपना बेस मिलिट्री बना रहा, सोमालीलैंड में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा, इस पूरे एरिया को उसने कवर किया, सीरिया के साथ में इंटरफेयर करके। दूसरी तरफ वो अल शर जो उनके साथ है, जो भी है वो, जिसको व्हाइट हाउस में बड़े सलाम किए जाते हैं, तो सही। उसके लैंड में टर्की के लिए मसाइल बनाने के लिए कुर्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुर्द का एक टर्की से प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। ये जितने ममालिक हैं, और पाकिस्तान की साइड पे अब ईरान में एक बलोच इशू है, हमेशा से उनको इंस्टिगेट करेंगे। सो ईरान को भी इसी तरह फ्रैगमेंट करके तोड़ने का सिलसिला शुरू है। इसका कोई उनकी इन्फ्लेशन से कि जी डॉलर कि जी करेंसी गिर गई, करेंसी गिरने का क्या मतलब है? ईरान का क्या भैंसें मर गई, क्या खाना खत्म हो गया, क्या रोटी खत्म हो गई, अनाज उगना बंद हो गया, उनके फ्रूट्स के दरख्त खत्म हो गए, तेल नहीं बिक रहा, मतलब तेल बिक नहीं रहा, वो क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि आपने ऊपर वो लगाई हुई है ना, सही। पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो बिल्कुल। डॉलर के साथ आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई, मतलब उसकी वजह यह है कि आप, डॉलर आपके कंट्रोल में है, डॉलर किसी सोने मोने से तो टाइट नहीं है। आपने जिसको कहा ये इतने का है वो उतने का हो गया, जिसको, सो दिस एक्चुअली मींस नथिंग, राइट? बिल्कुल। और लोग जाहिर है इंस्टिगेट करना, आपने देखा है कि ईरान में बहुत से लोग पकड़े गए हैं जो कि फर्क फर्क ममालिक के हैं। ज़ाहिर है सबको पैसे मिल रहे हैं, बीच में लोग घुसे हुए हैं, और जब एक बहुत बड़ा जलसा जुलूस शुरू हो तो उसमें दो चार लोगों ने इश्ताल शुरू करना होता है, उसके बाद ज़ाहिर है गोली चला दें, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंक दें, आग लगाना शुरू कर दें, चार बंदे झंडे जलाएं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सही। बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी डेंजरस टाइम, और ये जैसे ही ईरान के साथ ये होगा, तो मैं तो इसमें बिल्कुल क्लियर हूं कि नेक्स्ट हम हैं। सही। क्योंकि ईरान को इसी तरह स्प्लिट करके, जैसे वो सोमालिया को किया है उन्होंने, हम्म। यमन को कर रहे थे, ठीक है जी, जो टर्की के साथ करना। और अगर आप नोट करें कि जी ये क्यों पाकिस्तान और टर्की और सऊदी अरेबिया एक एक डिफेंस का पैक्ट करना चाह रहे हैं, इनको करना चाहिए। और अगर इन तीनों ने ये अभी ना रोक पाए, हम्म। ये सारी ऐसी बातें हैं ना जी, कि वो भी जी हमसे उनको क्या खतरा है, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो भैया इराक से क्या खतरा था, वो देख क्या लो। हुआ, सही बात। लिबिया क्या हुआ? सो सो दिस इज माय टेक ऑन इट। आप नक्शा अपने सामने खोल के रख लें, आप उस पर बैठ जाएं, आपको सारी कहानी समझ आ जाती है कि किधर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा हुँ। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है। सर, हमेशा से हम बात करते हैं कि भई ये पोस्ट न्यूक्लियर वेपन एरा है, तो ये मोस्ट पीसफुल होगा, दुनिया मतलब बेहतर पीसफुल जगह होगी रहने के लिए। लेकिन देखने को यही मिला, जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनका भी कोई ख़ास वो कारआमद साबित नहीं हुए। अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर डिफरेंट रीजन्स में जाएँ, यूक्रेन में क्या हुआ, इसराइल के पैलेस्टाइन में क्या हुआ, और आप वेनेजुएला में अभी जो यूएसए कर रहा है, वो चीज़ देख लें। और अगर नीचे आएँ, तो पाकिस्तान, भारत के दरमियान भी जंगें होती ही रही हैं, अभी भी हो रहा है, रिसेंटली हुआ है। सर, अभी ईरान में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मज़ीद पता नहीं ये मतलब मज़ीद कहाँ जाके ये जंग जाके रुकेगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर यही पता चल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर देख के, भई पीसफुल एरा तो ये नहीं है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल बॉडीज़ किस हद तक अपना काम अदा कर रही हैं? है? इंटरनेशनल बॉडी, ये ये मतलब बहुत बड़ा मजाक है। इंटरनेशनल बॉडी वही रोल अदा कर रही है जो उसने इराक में अदा किया था, जो उसने फिलिस्तीन में पिछले 3 साल से आपके सामने अदा कर रही है, जो हुँ। उसने लिबिया में किया था। इंटरनेशनल बॉडीज खुद ही बनाई हुई थी, ठीक है सही। जी। सही। और जिसके खिलाफ आप कहते थे चढ़ दौड़ो, बिकॉज इट्स
मसला यह है कि कोई अल्टरनेट खड़ा नहीं हो रहा। सही। एक ही शख्स है जिसके पास ताकत है, हम्म। और बाकी सारे जो हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं यार देखें, मेरा इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़ी मशहूर बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। एग्जैक्ट तो मुझे कोट याद नहीं है, लेकिन वो कोई इस तरह का कोट है कि जब किसी ने कहा कि जी जब हिटलर गया पोलैंड के खिलाफ, तो मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा पोलिश हूँ। जब वो पता नहीं दूसरे मुल्क में घुसा, मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा फलाना हूँ। फिर जब वो तीसरे मुल्क में घुसा, मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा ये हूँ। हम्म। कहते जब वो मेरे लिए आया तो वो कोई बचा ही नहीं हुआ था पीछे हम्म। जो मेरी बात करता। सो इशू ये है कि एक एक करके ये सारे मुल्क गिरे, बाकी सब चुप थे, डरे हुए। ठीक है जी। अब एक एक करके सबकी बारी आ रही है, और सब अपने उसमें छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं शायद मेरी तरफ नहीं देखेगा। हुँ, हुँ। सर बिल्कुल, बिल्कुल। सर यहाँ पर आपको क्या लगता है जो डिफरेंट एनालिस्ट व्यूज़ रखते हैं कि भई शायद रिजीम चेंज हो जाए ईरान में, जिस किस्म का ये इस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान को पर क्या पड़ सकते हैं? और स्पेशली बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती आ रही है काफ़ी अरसे से, वहाँ पर भी उनको बढ़ावा मिलेगा, मतलब सिचुएशन एक दफ़ा फिर ख़राब हो सकती है पाकिस्तान में? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जी ईरान को वो ये करेंगे, उन्होंने कोई ईरान पे फतह थोड़ी करना है, कब्जा थोड़ी करना है, उन्होंने ईरान को फ्रैगमेंट कर देना। हुँ, क्या जी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जी सोमालिया टूट गया, यमन पे वो यही कर रहे थे, ईरान के टुकड़ा हो जाएंगे। तो फिर एरियाज, और आपने ऑलरेडी अनाउंसमेंट देखी होगी कि ईरान में कोई, मैं कल परसों देख रहा था किसी सोशल मीडिया पे ही, अभी वो कितना एक्यूरेट है कि नहीं, हुँ, वहां पे चूंकि जो जो बलूच फैक्शन है ईरान में, हुँ, उन्होंने तो कहा है इसराइल को हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो जाहिर है जब आप टूट जाएगा और एक कंट्रोल ऊपर गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, तो छोटे छोटे खत्ते बन जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। वो एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देंगे जिसमें हुँ, वो सारे उनके लोग बैठे होंगे, उनकी उनको हौसला भी दिया करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पाकिस्तान, वही मैंने कहा कि जी ये नेक्स्ट आप हैं, हम हैं, यानी कि पाकिस्तान है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि जैसे ही ईरान को आपने फ्रैगमेंट किया, तो जो पाकिस्तान के इलाके के बॉर्डर्स के साथ का एरिया है, वहां पे मैंने जैसे आपको कहा कि जी सीरिया में वो टर्की के बॉर्डर के साथ कुर्दों को ला रहे हैं ना, और एग्ज़ैक्टली। स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ वो तमाम एलिमेंट जो एंटी पाकिस्तान है उसको सेटल किया जाएगा और हुँ, उसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आपके लिए मसाइल तो शदीद बढ़ जाएंगे, हुँ। क्योंकि मसला ये है, और जैसे जैसे आप कमजोर होते जाएंगे तो फिर 2 साल बाद आपकी बारी है। सर सर तो फिर इस सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना चाहिए? जो भी चीज़ें चल रही हैं ऑब्वियसली वो तो मतलब ये भी लोग कह रहे हैं कि भई ईरान के पर्सनल इश्यूज़ हैं, वहाँ पर लोग एहतजाज करें करप्शन के खिलाफ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट नौइयत के प्रोटेस्ट में देखने को मिले। तो पाकिस्तान को मतलब जो एहतियातन तदाबीर होते हैं, वो क्या इख्तियार करने कौन सी चाहिए? करप्शन? मतलब देखें, ये नेतन्याहू के खिलाफ ऑलरेडी करप्शन के केसेस चल रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ अरबापति हुकूमत में बैठे हैं, और कोई ऐसी करप्शन मुझे बताएं जो ना की गई हो, मतलब बच्चों के रेट्स लेके पैसे तक के इश्यूज पे। हुँ, ठीक है। ईरान के तो सदर तो या वजीर आजम, मेरा ख्याल सादा तरीन अहमदीनजाद से आप शुरू कर लें, तो अभी वाला भी कोई कासल्स में नहीं रह रहा, तो किसी कोई महल उन्होंने नहीं बनाए हुए, तो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चल रही, तो कौन सी करप्शन हुँ, और कौन सी मिसमैनेजमेंट, या ये जाहिर है वो सारा इसलिए क्योंकि एक बड़ी ताकतों ने आपको चोक किया हुआ है, आपकी इकोनॉमी खराब की हुई है, और दुनिया में कोई आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। हुँ, क्योंकि दुनिया में, सो ये उस तरह है ना, जैसे आपने देखा कि वो मुर्गियां, जो बेचने वाला होता है उसने एक पिंजरा लगाया होता है, उसमें बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। आप जाते हैं यार 2 किलो मुर्गी दे देना या 2 मुर्गियां दे देना, तो वो अंदर हाथ डालता है, एक मुर्गी निकालता है, हाँ जी ये ले जी, काट के आपको पकड़ा देता है। इन सारी मुर्गियों को पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा सही, सही। है, लेकिन ये हैं मुर्गियां। तो अब आप क्या करेंगे इनका? इन सब ने इसी तरह होना है। बिल्कुल। सर वो मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही था कि पाकिस्तान को भी क्या रोल अदा करना चाहिए? मतलब क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान इन सारी सिचुएशन में सेफ रहे? अ,
ईरान कायम रहना चाहिए। सही। क्योंकि अगर ईरान एक दफा डिसमेंटल हुआ हम्म। तो आपके बॉर्डर्स पे जानबूझ के फिर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपके बॉर्डर्स पे जानबूझ के ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। आपके जो भी ताल्लुकात हैं, नहीं हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ईरान कायम रहना चाहिए। सही। 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 अब सर। वो कैसे रहना है, ये अब समझदारों के लिए इशारा काफी है। देखिए ये मैंने कहा ना कि उस हाथ ने पिंजरे में आके अगली मुर्गी पे आना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि सूरत हाल तो बेहतर नहीं है अगर रीजन की मैं बात करूँ। खैर, पाकिस्तान ने हमेशा से एक ज़िम्मेदार रियासत की हैसियत से मतलब अपना रोल प्ले किया इस रीजन में। उम्मीद यही है कि हालात बेहतर हों, ईरान के भी ऐसा कोई सूरत हाल पैदा ना हो कि भाई हमें पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो उससे। क्योंकि पहले भी देखा जाए तो 2021 में जब अफ़गान अबूरी हुकूमत ने वहाँ पर चार्ज संभाला अफ़गानिस्तान में, उसके रिpercussions पाकिस्तान पर बहुत मतलब डेंजरसली पड़े थे और दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ था। सारी चीज़ों से पाकिस्तान ने सफ़र किया और आज तक थोड़ा बहुत कर रहा है। आईबीओज़ हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर दोबारा सूरत हाल ख़राब होती तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी उसे सफ़र करेगा। तो दुआ यही है कि हालात बेहतर हों और ऐसा सिचुएशन पैदा ना हो। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।